हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एग्जाम 2017 केमिस्ट्री सेट बी से जो कि पीजीटी लेवल का है उसका पार्ट सेकंड लेकर आई हूँ। इस पार्ट सेकंड में हम हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन देखेंगे, किस तरीके से 2017 में क्वेश्चन हमें देखने को मिले इस पेपर के अंदर। हिंदी का जो पोर्शन था वो थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज जो थी डिफिकल्ट टाइप की थी, लेकिन अब हम उसको विद सोल्यूशन देखेंगे कि वो क्वेश्चन जो है कौन कौन से टॉपिक से पिक किए गए थे और उनका सोल्यूशन किस तरीके से हमें करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है पार्ट सेकंड लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश से, हिंदी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 31। वर्णोच्चारण की दृष्टि से बेमेल को छांटिए। यहाँ पे हमने वर्णोच्चारण स्थल की दृष्टि से बेमेल को छांटना है, यानी कि जो मैच नहीं करता है, बेमेल है, उसको छांटना है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन से उच्चारण स्थान हैं और कौन कौन से वर्ण उनसे बोले जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अ, आ, क वर्ग, ह विसर्ग, ये सभी कंठ से बोले जाते हैं। ई, च वर्ग, य, श, ये सब तालु से बोले जाते हैं। री, ट वर्ग, र और श, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। री, त वर्ग, ल, स, ये वर्ड जो है दंत से बोले जाते हैं। उसके बाद उ, प वर्ग, ये ओष्ठ यानी होठ से बोले जाते हैं। फिर आता है ए, ऐ, ये कंठ तालु से। ओ, औ, कंठोष्ठ से। वो दंत ओष्ठ से। और जो लास्ट के पंचम वर्ण है अंग, अड़, ऐ, अण, न, म, हर एक वर्ग के अंतिम वर्ण ये नासिका से बोले जाते हैं। जब हमने ये सारी चीजें याद कर ली या इन सब चीजों को अच्छे से माइंड में सेट कर लिया तो हमारे लिए ये करना बहुत इजी हो जाएगा। तो कंठ नासिका से अड़, ये तो ठीक है। ये देखिए क वर्ग कंठ से बोला जाता है और यहाँ पे ये नासिका से बोला जाएगा क्योंकि अंतिम वर्ण है। कंठ तालु ऐ, कंठ तालु से ऐ भी है। दंतोष्ठ फ, देखिए फ ये किस में आएगा, प वर्ग में आएगा, तो ये किस में, ओष्ठ में आया, ठीक है। और ये क्योंकि फारसी भाषा का शब्द फ, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें प फ, ये जो फारसी वाले हैं ये इसमें दंतोष्ठ का यूज किया जाता है। फिर है दंत नासिका अण, यहाँ पे देखा जाए तो अण जो है वो च वर्ग से आएगा यानी तालु होना चाहिए और साथ में ये अंतिम वर्ण होने की वजह से नासिका से भी बोला जाएगा, तो ये तालु नासिका होना चाहिए था। ये दंत नासिका गलत है अण के लिए, तो हमारा बेमेल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा शब्द वर्णागम संधि से निर्मित नहीं है। वर्णागम संधि से यानी कि जैसे कि किसी वर्ण का आगम हुआ है वो बताना है हमने, तो यहाँ पे नहीं बताना है। तो देखिए आच्छादित में च का आगम हुआ है, छ से पहले च का। पृष्ठ में क से पहले श का आगम हुआ है यहाँ भी, और संस्कृत में भी आदि स का हुआ है। लेकिन प्रतिष्ठान वर्ड जो है इस तरीके की वर्णागम संधि से नहीं बना है। प्रतिष्ठा एक शब्द है, कंप्लीट शब्द है प्रतिष्ठा, तो यहाँ पे इसमें संधि इस तरीके से नहीं हुई है, तो यहाँ पे हमारा निर्मित नहीं हो जाएगा प्रतिष्ठान। क्वेश्चन नंबर 33। समास के संदर्भ में असंगत विकल्प को चुनिए। असंगत यानी गलत, तो यानी 3 हमें यहाँ पे सही दिए गए हैं और एक गलत है। जो गलत वाला ऑप्शन है वही हमारा राइट आंसर है। तो देखते हैं, समास में विग्रह वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति चिन्ह व अवयव आदि का लोप करने के उपरांत शेष रहे दोनों पदों के मध्य संधि की जा सकती है। बिल्कुल सही है। देखिए जो 2 पद होते हैं उन दोनों पदों में जो भी अवयव पद या कोई विभक्ति चिन्ह लगा होता है उनका विलोप करके ही हम क्या करते हैं, दोनों शब्दों को जोड़ करके समास बनाते हैं। हिंदी भाषा में समासों का प्रचलन सरल अभिव्यक्ति व भाषिक सौंदर्य की विवृद्धि के निमित्त किया जाता है। यह भी सही है, भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए ही एक तरीके से और अपने जो अभिव्यक्ति है उसको सरल बनाने के लिए हम हिंदी भाषा में समास का प्रयोग करते हैं। पदों की प्रधानता व अप्रधानता के आधार पर समास के मुख्य रूप से 6 भेद किए गए। देखिए वैसे तो समास के 6 भेद है, मुख्य रूप से 6 भेद है, लेकिन अगर प्रधानता और अप्रधानता की बात करें तो समास के 6 भेद नहीं 4 भेद होंगे। प्रथम पद के अनुसार अव्यय भाव हो जाएगा। उत्तर पद जिसमें प्रधान होगा तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु हो जाएंगे। दोनों पद प्रधान होंगे द्वंद्व, और तीसरा पद प्रधान होगा बहुब्रीहि। इस तरीके से 4 भागों में इनको बांटा गया।
तो यहाँ पे 6 की वजह से ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। एक छोटा सा वर्ड ही इस पूरे सेंटेंस को गलत बना रहा है। आगे है तत्पुरुष का ही भेद क्रमधारी तथा क्रमधार्य का भेद द्विगु है, ये भी सही है। तो यहाँ पे असंगत कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3, तो यही हमारा राइट आंसर हो गया। यहाँ पे एक चीज और है, जब हम इन चीजों को बहुत डीपली देखेंगे तो ही हमें ये पता चलेगा कि तत्पुरुष का भेद क्रमधार्य, क्रमधार्य का भेद द्विगु है। अदरवाइज हर जगह ये चीज आपको मेंशन नहीं मिलेगी। और इन चीजों को अगर आपको अवयव पहचानना भी आ जाए तो जिसमें पहला पद प्रधान होता है वही अव्ययभाव समास होता है। तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह लगे मिलेंगे, उसी के आधार पर ये 6 प्रकार के भी होंगे। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, इस तरीके से अपादान है, संबंध है, सब अधिकरण है, इस तरीके से आपके ये तत्पुरुष समास में आ जाएंगे। और कर्मधारय समास में आपके क्या होंगे कि आपका उत्तर पद प्रधान रहता है, लेकिन इसमें किसी की विशेषता बताई जाती है। जैसे नीला है जो कमल, नील कमल हो जाएगा, या नीलकंठ नीला है कंठ, नीला है जो कंठ, नीलकंठ। द्विगु में क्या होता है? द्विगु में आगे एक आपके संख्यात्मक शब्द लगा होता है। द्वि मतलब 2, यानी कि आगे की जिसमें संख्यात्मक शब्द लगा हो वो द्विगु समास होगा। जैसे त्रिवेणी, ठीक है, इसमें त्रि लगा है यानी 3 वेणियां। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, जिसमें बीच में एक आपके छोटा सा योजक चिन्ह लगा होता है, इस तरीके का, जैसे माता और पिता में लगाते हैं, सुख और दुख के बीच में लगाते हैं। बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है, यानी कि इसमें ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद, कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दे दशानन, तो दशानन शब्द में ना तो 10 प्रमुख है ना ही आनंद। ये दशानन शब्द जो है किसी थर्ड के लिए यूज हुआ है, यानी रावण के लिए यूज हुआ है, तो इसलिए वो समास क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 34। कौन सा शब्द कृत्रिवाचक त्रिच ता प्रत्यय के योग से निर्मित नहीं है? तो यहाँ भी हमें नहीं है बताना है, यानी कि 3 शब्द तो निर्मित हुए हैं कृत्रिवाच त्रिच प्रत्यय से, यानी जिसमें ता का यूज हुआ है, और एक ऐसा है जिसमें नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पे रचयिता जो है वो रचना शब्द से बना है, जिसका धातु अगर हम देखें रच है, रच में अगर ता जुड़ेगा तो रचयिता बनेगा। प्रधान, देखिए यहाँ पे एक और बता देती हूँ मैं, मूल शब्द जैसे रचना है, तो रचना मूल शब्द में से ना, न ये सब हटाने पर क्या बनते हैं? धातु वर्ड बच जाते हैं आपके। तो प्रदान में जैसे न हटाया तो पर धातु है, पर्द में ता लगाया तो परदाता हो गया। व्याख्याता में व्याख्यान से ना हटा करके व्याख्याता हो गया। विद्वता जो है वो इस तरीके से नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे विद कोई वर्ड तो है नहीं, तो अगर हम देखें तो यहाँ विद्या वर्ड है मेन। विद्या में अगर वान प्रत्यय लगाते हैं तो विद्वान बनता है, लेकिन तावत प्रत्यय लगाने से विद्वता नहीं बनेगा यहाँ पे। तो यही ऐसा आपका शब्द है जो कि कृत्रिवाचक त्रिच प्रत्यय के योग से निर्मित नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प गिरि का पर्याय नहीं है? गिरि का पर्याय, तो देखिए यहाँ पे शैलजा, शैलजा का मतलब होता है पर्वत से उत्पन्न, यानी पार्वती जी के लिए शैलजा वर्ड यूज किया जाता है। महीधर, ये पर्वत के लिए ही बोला जाता है। अद्रि, ये भी पर्वत के लिए बोला जाता है। नग, नग भी पर्वत को, गिरि पहाड़ पर्वत, ये तीनों ही इसके पर्याय हैं। लेकिन शैलजा, शैलजा पर्वत नहीं, पर्वत से उत्पन्न होने वाला होता है, तो वो हो गया पार्वती के लिए, तो इसका पर्याय नहीं होगा, वो आपका हो जाएगा शैलजा। क्वेश्चन नंबर 36। किस समस्त पद का विग्रह सम्यक नहीं है? सम्यक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है बिल्कुल शुद्ध प्योर हिंदी से उठा करके। इसका मतलब होता है उपयुक्त, उचित या ठीक। ठीक है, तो किस समस्त पद का विग्रह ठीक नहीं है, यानी उसका मैच सही नहीं है, हमें ये बताना है। तो अभूतपूर्व, अभूतपूर्व जो पूर्व में नहीं हुआ हो, अभूतपूर्व जो पूर्व में नहीं हुआ हो, ये सही है। भूतपूर्व होता है जो पूर्व में हुआ हो, और अभूतपूर्व जो पूर्व में नहीं हुआ हो। अत्यावश्यक, अति आवश्यक यानी बहुत जरूरी है। यहाँ पे दिया आवश्यकता से परे, आवश्यकता से परे नहीं, आवश्यकता से अधिक होता तो सही होता, परे यहाँ पे गलत हो गया। अतीन्द्रिय, इंद्रियों से अतीत यानी इंद्रियों से परे। निरामिष, आमिष से रहित, निर मतलब रहित, तो आमिष से रहित। तो यहाँ पे 1, 3 और 4 ये सही है, लेकिन सही नहीं में आपका आ जाएगा अत्यावश्यक, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अत्यावश्यक। क्वेश्चन नंबर 37। शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला आपका 2 विकल्प है।
ऑप्शन 1 में सौंदर्यता जो है यहाँ पे आधा न यूज होकर के आपका अंक का बिंदी आएगा, तभी ये शुद्ध अर्थ नहीं बनेगा। शूर्पणखा में आपके छोटे ऊ की मात्रा नहीं आएगी, शूर्पणखा में बड़े ऊ की मात्रा आएगी, तब आपका ये करेक्ट होगा। लेकिन जो आपके पेपर में पिशाचिनी वर्ड लिखा गया एकदम करेक्ट लिखा गया और गृहस्थी भी दो वर्ड सही लिखा गया। आपके इस क्वेश्चन के 2 आंसर HSSC ने राइट माने, पिशाचिनी भी और गृहस्थी भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। संरचना की दृष्टि, संरचना या रचना दोनों की एक ही बात है। रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? सरल वाक्य हम सिंपल सेंटेंस को बोलते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है कर्ता, एक हमारी क्रिया रहती है, एक हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, यानी इसमें उद्देश्य रहता है। कर्ता, उद्देश्य और क्रिया। तो दूसरों के साथ मीठा बोलने वाला व्यक्ति सबके मन को भाता है। देखिए सिंपल सेंटेंस है, दूसरों के साथ मीठा बोलने वाला व्यक्ति आपका सब्जेक्ट है, सबके मन को भाना आपकी क्रिया है। तो दूसरों के साथ मीठा बोलने वाला व्यक्ति सबके मन को भाता है, ये आपका एक सरल वाक्य है। पिताजी ने मुझसे कहा कि वे बहुत बीमार हैं। देखिए जिसमें का, की जिसमें की या इस तरीके के वर्ड से आप इनको कनेक्ट करते हैं, तो ये वर्ड जो होते हैं आपके मिश्रित वाक्य होते हैं, क्योंकि इन वाक्यों के अंदर जो आपका पहला वाला वर्ड है पिताजी ने मुझसे कहा, ये वर्ड जो है आपके, ये दूसरे सेंटेंस जो वे बहुत बीमार हैं पर क्या कर रहा है, बिल्कुल डिपेंड कर रहा है। तो ये डिपेंड करने वाले जो वाक्य होते हैं सरल वाक्य नहीं होते, मिश्रित वाक्य होते हैं। और स्वागत अर्थ आए हुए लोगों से घिरे श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। स्वागतार्थ आए हुए लोगों से घिरे श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया, ये भी आपका एक सिंपल सेंटेंस है। सभी आंदोलनकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, ये भी आपका सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पे हमारा सरल वाक्य नहीं है के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट जाता है। हम इन वाक्यों के बारे में एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये सरल या साधारण वाक्य आपके बिल्कुल सिंपल होंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में देखा। जो संयुक्त वाक्य होते हैं आपके, वो 2 सेंटेंस से जुड़े होते हैं, जैसे कि जैसे, और, तथा, ये वर्ड आपको उनमें देखने को मिलेंगे, और, तथा जैसे वर्ड आपको। और मिश्रित वाक्य में क्या होगा, एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर क्या होता है, आश्रित होता है, जैसे कि हमने ऑप्शन नंबर 2 में देखा। तो इसका मैं आपको बता देती हूँ। संयुक्त वाक्य में जैसे कि मैं खेल रहा था और मेरा भाई पढ़ रहा था, तो यहाँ पे और से हमने 2 वाक्यों को जोड़ दिया तो वो संयुक्त वाक्य हो गए। ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में क्या डिफरेंस रहेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। किस शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का योग हुआ है? उपसर्ग भी लगा है और प्रत्यय भी लगा है। तो यहाँ पे हमें बाकी के 3 वर्ड ऐसे मिलने वाले हैं जिनमें दोनों का यूज नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही वर्ड में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे होंगे। तो देखते हैं, जैसे कि पार्श्विक है, पार्श्विक वर्ड में जो आपका मेन शब्द रहेगा पशु रहेगा, और इसमें जो प्रत्यय लगेगा इक, पशु जमा इक लगने से बन गया पार्श्विक। पारिवारिक में आपका परि प्लस वार प्लस इक, ये आपके परि में क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, इक में क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, और वार आपका मूल शब्द हो गया। तो पारिवारिक आपका यहाँ पे ऐसा वर्ड है जो उपसर्ग व प्रत्यय दोनों से बना है। रासायनिक में आपका रसायन एक मूल शब्द है, इक प्रत्यय लगा है। काल्पनिक में कल्पना एक मूल शब्द है और इक प्रत्यय लगा है यहाँ पे। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। पोखर का तत्सम रूप, पोखर का तत्सम रूप पुष्कर होता है, परखर, पोषक या परवीट नहीं होंगे इनमें। ये हम तत्सम तद्भव वाली जब हम सारिणी का अध्ययन करेंगे तो उसमें हमें बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि पोखर को पुष्कर ही बोला जाता है संस्कृत के अंदर। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से यूं के यूं हिंदी में प्रयोग किए गए हैं, और अगर उनका हम रूप बदल करके हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं तो उनको बोलते हैं तत्भव शब्द। पोखर तत्भव है और पुष्कर तत्सम शब्द है। जो आंखों से परे है के लिए कौन सा शब्द सही है? देखिए, जो आंखों से परे होगा उसको प्रोक्स बोलेंगे, क्योंकि आंखों के सामने प्रत्यक्ष होता है, आंखों से परे या दूर प्रोक्स हो जाएगा। दर्शनीय देखने योग्य होता है, इंद्रियातीत जिसका अनुभव इंद्रियों से ना किया जा सके, और अकथनीय जो कहा ना जा सके।
क्वेश्चन नंबर 42, किस विकल्प में दो उपसर्गों का योग नहीं है? दो उपसर्गों का योग नहीं है बताना है, यानी बाकी तीन में उपसर्गों का योग होगा लेकिन एक में नहीं है। देखिए सम आधी, तो सम प्लस आधी, आधी में भी आ उपसर्ग लग करके आपका बना है, तो सम प्लस आ प्लस धी, दो उपसर्गों का योग हो गया ये। व्यय आधी, व्यय जमा आधी, तो व्यय में आधी में भी यहाँ पे सेम आ और धी, धी एक आपका मूल शब्द है, धी बुद्धि, इस तरीके से। और स्वागत, स्वागत में भी आपके सु प्लस आगत और आगत में भी आ प्लस गत, गत आपका एक धातु शब्द लगा सकते हैं, आप मूल शब्द लगा सकते हैं, यहाँ पे है। लेकिन अध्यापक में हम बहुत से बच्चे ऐसे कह सकते हैं अधि प्लस आ प्लस पक बन जाएगा, लेकिन पक आपका एक मूल शब्द नहीं है, आपक आपका एक मूल शब्द है, तो यहाँ पे अधि उपसर्ग लग करके आपक में जोड़ने से अध्यापक बना है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही उपसर्ग का यूज हुआ है, दो उपसर्गों का यूज नहीं हुआ है। बाकी समाधि, व्याधि और स्वागत में दो दो उपसर्गों का योग हुआ है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 43, थोड़ा ध्यान से देखते हैं, इसका स्टेटमेंट काफी बड़ी है। क्या कहते हैं? संधि नियम के अनुसार पहले पद के अंतिम वर्ण में मैं का योग क से भ तक किसी वर्ण में होगा तो, देखिए आपके अगर लास्ट में मैं हो पहले पद में और उसके बाद जो नेक्स्ट पद आता है उसमें क से भ तक कोई भी वर्ण हो, तो मैं अंतिम पद के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण बनेगा। निम्न विकल्पों में से किस संधि नियम का निर्माण उक्त नियम से नहीं हुआ है? देखिए यहाँ पे हृदयंगम, यहाँ पे था हृदयम प्लस गम, तो गम ये आपका हो गया क से भ तक का ग वर्ड, और यहाँ पे लास्ट में हम इस म का इस ग के अंतिम वर्ण यानी पंचम वर्ण में स्थानांतरण करेंगे, तो क वाली सीरीज में अंतिम वर्ण होता है अड़, तो यहाँ पे इस म को हमने अड़ में चेंज कर दिया, तो यहाँ हृदयंगम अह खाली में चेंज हो गया, तो ये हृदयंगम बन गया आपका। इसी तरीके से च से पहले उसका लास्ट वर्ड आया अकिंचनम, अकीम प्लस चन अकिंचनम। यहाँ पे देखिए न का अंतिम वर्ण अड़ नहीं है, न का अंतिम वर्ण अगर हम ध्यान से देखें तो न खुद ही अंतिम वर्ण है, तो इसलिए ये यहाँ पे रोंग बैठ रहा है, और ग का अंतिम वर्ण अण है, तो यहाँ पे दिवंगत भी सही है, लेकिन यहाँ पे दिंगनाग गलत है, यहाँ पे न होना चाहिए था, ये अगर ऐसे लिखा होता तो ये करेक्ट होता, तो इसी वजह से ये नहीं हो गया। ऑप्शन 3 हमारा राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, उस समासिक पद को छांटिए जो कि दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से निर्मित है। जो शब्द भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बनते हैं उनको बोलते हैं शंकर शब्द। यहाँ पे एक समासिक पद दिया, समास है हमारा आराम गृह, राष्ट्रपिता, स्नान गृह, जिलाधीश, लेकिन ये समासिक पद दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से निर्मित भी है और नहीं भी है, तो हमें यहाँ पे बताना है दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से निर्मित कौन सा है। तो देखिए आराम गृह में आराम और गृह जैसे ये दो वर्ड हैं, तो ये दोनों ही फारसी भाषा के हैं। स्नान गृह में स्नान और गृह दोनों ही संस्कृत से हैं। राष्ट्रपिता में राष्ट्र और पिता दोनों ही हिंदी भाषा के शब्द है, लेकिन जिलाधीश में जिला शब्द अरबी भाषा का और धीश शब्द किसी दूसरी भाषा से लिया गया है। ये यहाँ पे मुझे इसकी लैंग्वेज माइंड में नहीं है, इसलिए मैं आपको गलत नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप इसको सर्च कर सकते हैं कहीं से, अगर आपको पता लगे तो मुझे भी बताइएगा। तो यहाँ पे जिलाधीश जो है दो अलग अलग लैंग्वेज के मेल से बना है, ये संकर शब्द है, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जिलाधीश। क्वेश्चन नंबर 45, वर्णों की ध्वनिगत विशेषता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे ध्वनिगत विशेषता के बारे में बात करना है, तो उत्प्रेक्ष या ताड़न जात जो होते हैं वो ड ढ होते हैं, ये सही है। हमारे जो उत्क्षिप्त वर्ण है वो दो ही हैं, ड और ढ, जिनके नीचे बिंदी आती है। जो इष्ट पृष्ठ यानी संघर्षीय उष्म जिसको हम बोलते हैं श से ही होते हैं, ये भी सही है। ये वर्ड जो है काफी डीप हिंदी ग्रामर से उठाए गए, अदरवाइज हम जो यूज करते हैं उत्क्षिप्त, संघर्षी, उष्म इस तरीके के वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। विवर शब्द जो होते हैं उनमें सिर्फ एक ही वर्ण आता है और वो है आ वर्ण।
विवर्त की और भी बहुत सारी टाइप है, लेकिन जो मेन विवर्त है वो एक ही है, आ, ज झ नहीं है। और ईषद विवर्त यानी अंतस्थ अर्धस्वर जिनको हम बोलते हैं वो य व, ये भी सही है हमारा। तो युगम सुमेलित नहीं के अकॉर्डिंग विवर्त हमारा थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नाउ हम इंग्लिश सेक्शन की बात करेंगे। इंग्लिश सेक्शन में हमारा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में हमें दिया गया है डैश स्टूडेंट्स हैड गैदर्ड इन द क्वाड्रेंगल ऑन द रीओपनिंग डे ऑफ द कॉलेज। अब यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन फिल करना है, एवरी, लॉट, मच, मैनी। तो यहाँ स्टूडेंट्स की बात की गई है और इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट की बात की है, तो एवरी के साथ तो सिंगुलर आता, प्लूरल नहीं आता। तो मच भी नहीं होगा, यहाँ लॉट भी नहीं होगा, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट होगा। तो यहाँ पे जो राइट वर्ड जाता है वो मैनी। मैनी स्टूडेंट्स हैड गैदर इन क्वाड्रेंगल ऑन द रीओपनिंग डे ऑफ द कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 47 क्या था आपके पास? चूज द करेक्ट ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम और फ्रेज। ही वांट्स हिज सन टू नो द रोप्स ऑफ द ट्रेड। टू नो द रोप्स ऑफ ट्रेड मतलब उसके व्यापार की हर छोटी से छोटी बारीकी को मतलब अपने बेटे को सिखाना चाहता है कि उसका बेटा सीख ले उस चीज को। तो इसका मतलब वही हो गया टू नो द टेक्निक्स और वेज ऑफ डूइंग अ जॉब। यहाँ पे रॉप से जुड़ी हुई बातें नहीं है कि रस्सी बांधना, अनटाई रस्सी खोलना या मेक रॉप रस्सी बनाना, ये सब चीजें गलत हैं। वो उसके बिजनेस की या उसकी जॉब की टेक्निक्स और वेज को जानने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 48 यू शुड नॉट डैश अनफेयर मीन्स इवन इफ यू फेल। यू शुड नॉट डैश, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए? गलत तरीके नहीं अपनाने चाहिए अगर तुम फेल भी हो जाओ तब भी। तो अडॉप्ट करना, यहाँ पे हमारा राइट जो होगा वो अडॉप्ट होगा, यानी कि अडॉप्ट करना, उनको अपनाना। ये अडेप्ट, अडेप्ट, अडेप्टेड ये चीजें नहीं होंगी। डिलेड बाय an hour he reached Leh when it was already quite dark. The word delayed in the above sentence is used as an infinitive, present participle, past participle, gerund। इसमें काफी कंफ्यूजिंग रहता है कि हमें क्या बताना है यहाँ पे। तो ये जो इन्फिनेटिव होगा, इन्फिनेटिव में हमारा होगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इन्फिनेटिव होगा अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा होगा। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, जैसे डिलेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमारा आंसर इसके साथ जा रहा है। और जिरंड में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब यहाँ पे प्रेजेंट में भी और जिरंड में भी दोनों में सेम है, तो डिफरेंस क्या है? जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर नाउन की तरह बिहेव करे तो जिरंड होगा, और एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगी तो आपका पार्टिसिपल। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल और आपको बता सकती हूँ, जैसे वी आर प्लानिंग टू विजिट द थंडरिंग वाटरफॉल एंड देन बोटिंग। तो यहाँ पे मेन वर्ब हमारा था प्लानिंग करना। टू विजिट, देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा तो इन्फिनिटिव हो गया। द थंडरिंग वाटरफॉल, वाटरफॉल की विशेषता बता रहे हैं हम यहाँ पे, कैसा है? थंडरिंग है, तो यानी ये एडजेक्टिव हो गया, ये पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और एंड देन बोटिंग, बोटिंग के साथ हमने कोई भी यहाँ पे साथ में वर्ड नहीं लगाया है कि कैसा बोटिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसलिए ये बोटिंग कैसा है? नाउन है। नाउन की फॉर्म में आने पर ये क्या हो गया? जिरंड हो गया। क्वेश्चन 50 चूज द ऑप्शन इन विच द प्रीफिक्स इज अन इज करेक्टली यूज्ड। हमें बताना है ऐसा वर्ड कौन सा है जिसमें अन का यूज प्रॉपरली किया गया। तो अनकैपेबल नहीं होता, इनकैपेबल होता है। अनपेशेंट नहीं होता, इम्पेशेंट होता है। अनरेगुलर नहीं होता, इरेगुलर होता है। तो अनपंक्चुअल यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है जो कि प्रॉपरली लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 51 विच ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस? दे क्राउन हिम किंग। तो यहाँ पे हमें एक्टिव फॉर्म दिया गया है, इसका हमें पैसिव फॉर्म बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हिम है तो ही में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्राउन पास्ट में है तो वाज क्राउन में चला जाएगा ये, और दे बाय देम में कन्वर्ट हो जाएगा, और किंग है जो वहां पे यूज होगा। तो ही वॉज क्राउन किंग, उसे किंग बनाया गया। बाय देम यहाँ पे यूज नहीं किया गया है, तो हम यहाँ पे बाय देम का यूज करते हुए इसको प्रॉपर बता रहे हैं। लेकिन अगर इतना भी लिखा गया ही वॉज क्राउन किंग तो ये राइट होगा। यहाँ पे हैड बीन
या डायरेक्ट क्राउन या वाज क्राउन का यूज किया गया, लेकिन यहाँ पे बाय अस लिखा है, बाय देम नहीं लिखा, इसलिए बाकी के ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक गिवन बिलो। एवर सिंस माई ब्रदर ज्वाइन द कंपनी एज द CEO, जब से मेरे भाई ने कंपनी एज ए CEO ज्वाइन की है, ही डैश फॉर ऑलमोस्ट 12 आवर ए डे, वो क्या कर रहा है, दिन में लगभग 12 घंटे काम कर रहा है। हैज बिन वर्किंग मतलब अभी भी वो कर रहा है ना, उसका कंटिन्यू है, सिंस एवर सिंस जब से उसने शुरू किया तब से कर रहा है ना वो, तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। वॉज वर्किंग नहीं है, हैड बिन वर्किंग भी नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि ये पास्ट में चला जाएगा, वर्क भी नहीं, वो अभी प्रेजेंट की एट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड किंडल। किंडल का मतलब होता है सुलगाना या जलाना, तो इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एंटोनिम अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, एक्सटिंग्विश बुझाना। लाइट क्या होता है, हल्का या लाइट रोशनी भी हो सकता है। फेड फीका, बर्न जला हुआ, तो इसका अपोजिट यहाँ पे एक्सटिंग्विश बुझाना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 54, चूज द करेक्ट indirect form of speech of the given sentence. Father said to me, let the child play in the garden. देखिए यहाँ पे said to को told में कन्वर्ट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमो की जगह हम that, या क्योंकि let है तो to का यूज भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे to का यूज होगा, that का यूज नहीं होगा। Father said to me लेट द चाइल्ड प्ले इन द गार्डन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फादर टोल्ड मी टू लेट, और बाकी क्योंकि ये आपको क्या है एक तरीके से वहां पे सलाह दी जा रही है कि बच्चों को गार्डन में खेलने दे, तो एज इट इज सेंटेंस हो जाएगा लेट द चाइल्ड प्ले इन द गार्डन। बाकी क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए सेड टू को सेड टू में ही रखा गया है, सेड को आस्क में कन्वर्ट कर दिया नहीं होगा, सेड को यहाँ भी आस्क नहीं है, तो इसलिए कि ये कैंसिल हो जाएंगे आपके ऑप्शन। Question number 55, choose the correct option for the blanks given. I was going to Rishikesh when on dash way I met dash European. तो यहाँ पे हमें आर्टिकल फिल करना है। देखिए यूरोपियन, यहाँ पे ई दे के कंफ्यूज नहीं होना है, इसकी साउंड जो है यू के साथ जा रही है, यूरोपियन। तो यूरोपियन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका एन तो आएगा नहीं, क्या आएगा, ए आएगा। तो लास्ट वाले में एक किस में है, इसमें और इसमें है, तो पहले दोनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे। अब यहाँ पे पहले में द और ए, इनमें से चूज करना हमें क्या होगा, आई वॉज गोइंग टू ऋषिकेश व्हेन ऑन डैश वे। देखिए जो ऋषिकेश के लिए जो वे है वो कोई नॉर्मल वे नहीं या आपका कॉमन वे नहीं है, एक स्पेशल वे है, पर्टिकुलर वे है, तो यहाँ पे ओ का यूज नहीं होगा, द का यूज होगा, तो द वे, व्हेन ऑन द वे आई मेट अ यूरोपियन, तो ऑप्शन 2। Question number 56, choose the correct option for the blank given. A post without remuneration is an dash post. A और N आपके वर्ड के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। तो देखिए रिम्यूनरेशन का मतलब होता है परिश्रम करना, मेहनत करना, कि बिना मेहनत की जॉब क्या होती है आपकी, ऑनरेरी होती है, ऑनरेरी। तो यहाँ पे मैंने इनके मीनिंग भी लिखे हैं। देखिए वॉलंटरी होता है जो अपनी इच्छा से किया जाए, और सिनिक्योर होता है वो काम जिसमें हमें पैसा ना मिले। तो यहाँ पे बिना मेहनत की बात बताइए, बिना पैसे का काम नहीं बोला हमें, तो सिनिक्योर और ऑनरेरी में थोड़ा डिफरेंस है। ये है बिना मेहनत का काम और ये है बिना, ये क्या है, बिना काम किए पैसे मिलना, सॉरी बिना काम किए पैसे मिलना। तो यहाँ पे आपके क्या है, बिना परिश्रम का काम पूछा उसने, तो होगा आपका ऑनरेरी। इनवॉलेंट्री हो जाएगा जो आपकी इच्छा के विपरीत हो, तो राइट ऑप्शन ऑनरेरी। क्वेश्चन नंबर 57, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देयर हैज बीन अ डैश डिक्लाइन इन द केस ऑफ इनफेटिसाइड इन सम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। इनफेटिसाइड हो गया जैसे भ्रूण हत्या, बच्चों की जो छोटी शिशुओं की डेथ कर दी जाती है उसको हम इनफेटिसाइड बोलेंगे, और डिक्लाइन होता है कमी। तो हैज बीन डैश डिक्लाइन इन द केस ऑफ इनफेटिसाइड, तो हैज बीन का यूज हुआ है, तो हैज बीन के साथ हमारी कौन सी फॉर्म जाएगी, थर्ड फॉर्म जाएगी सी।
ये सोचकर आप ना करें कि यहाँ पे सिग्निफाइड होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। सिग्निफाइड नहीं होगा, सिग्निफाई भी नहीं होगा, सिग्निफिकेंटली भी नहीं होगा। हैज बीन ए सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, यहाँ पे एक अच्छी खासी कमी आई है, सिग्निफिकेंट प्रॉपर वर्ड के साथ। क्वेश्चन नंबर 58, द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज कम अप विद फैबुलस नोवेल स्कीम। जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बहुत सारी अच्छी अच्छी स्कीम लेकर आई है, फैबुलस नोवेल स्कीम लेकर आई है। इसमें नोवेल का मतलब क्या है? नोवेल स्कीम, देखिए स्कीम्स की बात बताइए, स्कीम्स के लिए क्या वर्ड यूज किया गया? नोवेल स्कीम्स। तो नोवेल क्या हो जाएगा? आपके एडजेक्टिव हो जाएगा। ये वर्ब नहीं है, नाउन नहीं है, एडवर्ब भी नहीं है। एडवर्ब आपका फैबुलसली हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नोवेल क्या है? एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 59, द मैच वॉज स्टॉप्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। मैच कब रोका गया? जब वो वहां पे बारिश होने लगी, जब बारिश शुरू हो गई। तो ये किसकी बात बता रहा है? टाइमिंग की बात बता रहा है। जिस टाइम बारिश हुई उसी टाइम मैच रोका गया। तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। यहाँ प्लेस की बात नहीं करे, मैनर की बात नहीं करे, रीजन की बात भी नहीं हो रही। देखने में रीजन लग सकता है बट यहाँ रीजन की बात नहीं हो रही है, यहाँ टाइमिंग की बात हो रही है। तो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 60, चूज द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। आपको 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, ग्रामेटिकली जो करेक्ट है वो बताना है हमें। देखिए, न्यू हाउसेज हैव बीइंग बिल्ट, हैव बीइंग यहाँ पे हैव के साथ बीइंग बिल्ट बताया गया है, जो कि थोड़ा फॉर द होमलेस, ये भी गलत है। न्यू हाउसेज हैव बीन बिल्ट, हैव बीन ये हम बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होगा इस तरीके से, फॉर द होमलेस। न्यू हाउसेज हैव बीइंग बिल्ट, हैव के साथ फिर से बीइंग दिया गया है, फॉर द होमलेस। यहाँ पे न्यू, यहाँ हाउसेज दिया था, यहाँ हाउस इस तरीके से डिफरेंस करके 1 और 3rd में दिया गया, लेकिन हैव बीइंग ये दोनों ही करेक्ट नहीं है। न्यू हाउसेज हैज बीइंग बिल्ट फॉर द होमलेस, हैज के साथ फिर से बीइंग दिया गया, ये सही नहीं है। यहाँ पे बस आपको मेन यही ध्यान रखना था कि हैज हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज होगी, और बी वॉज बीन, बीन आपकी वर्ब के थर्ड फॉर्म है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 है। जितना आपका हिंदी सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट था 2017 में, इंग्लिश सेक्शन आपका उतना ही इजी यहाँ पे हमें देखने को मिला। इंग्लिश की जो ग्रामर थी इसका जो लेवल था बहुत ही इजी टाइप का था 2017 के अंदर। आई होप सो ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।